हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज क्लास करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई रेगा का मॉक टेस्ट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक चीज़ ध्यान देना, इस मॉक टेस्ट में जितने भी मार्क्स आते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में बन जाता है, उसके अकॉर्डिंग अपने नंबर को जोड़ना, और जितने नंबर आता है श्योर है कि आपके एग्जाम में उतने ही नंबर आएंगे, ठीक है ना। इस उसकी गारंटी है। और हाँ गाइस, ऑफलाइन जो मॉक टेस्ट बहुत सारे दे रहोगे, यूट्यूब पर भी दे रहोगे, बट साथ में ऑफलाइन के साथ साथ आप ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट दो। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट अब ये परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बेस्ट टेस्ट सीरीज क्यों है ये आपको जानना होता है, क्योंकि यहाँ पे 90% बच्चे जो है ना परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं यहाँ पे। तो उन 90% बच्चों के साथ में आप जब टेस्ट सीरीज दोगे तो आपकी जो है रैंकिंग शो हो जाएगी कि आपकी रैंक क्या है उतने बच्चों के बीच में, ठीक है ना। और साथ में फिलहाल तो 50% डिस्काउंट मिल रहा है। कब अगर ये कोड यूज कर लेते हो एग्जाम A to Z50 तो, और इस कोड को यूज करके परीक्षा ऐप और टेस्ट सीरीज बाई करते हो तो डायरेक्टली आपको 50% डिस्काउंट पे परचेज होगा। चलो, तो परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रहे सारे क्वेश्चंस को जो है कॉपी पे नोट करते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखो, राज्यपाल की, देखो भारत के राज्य में भारत में जितने भी स्टेट है वहाँ पे जो गवर्नर को जो क्या करते हैं, जब भी हम लोग अपॉइंट करते हैं या फिर इलेक्ट करते हैं, तो उनमें जो है ना भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, किसको करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना, राज्यपाल को हमेशा राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है ना। चलो, सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। ये देखो, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। देखो गाइज, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ, 42 मतलब 42वां संशोधन जो हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, उसको लघु संविधान कहा जाता है। क्यों? ये हुआ था 1976 में। यहाँ पे बहुत सारी कानूनी व्यवस्था को बदला गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, और इसको बहुत लोग संविधान की हत्या के तौर पे भी देखते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले को खोज रहे हैं कि ऑप्शन में क्या है, बट वो आंसर है नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो किसके राजनीतिक गुरु थे, वो आप कमेंट करके बताना। फिलहाल तो बाल गंगाधर तिलक के जो है राजनीतिक गुरु थे वो थे महादेव रनाडे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। पूरे पास्कल किसका मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है, तो पास्कल जो है दाब का मात्रक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक नहीं है। यौगिक क्या होता है ये समझ लो, कंपाउंड क्या होता है। देखो, दो या दो से अधिक एलिमेंट से बनने वाला जो होता है ना, और वो एक मतलब फिक्स रेशियो में बने, उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। बनने दो या दो से अधिक एलिमेंट से बना, वो भी एक फिक्स रेशियो में, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और फिलहाल देखो, ये सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है NaCl, यही होता है ना। तो ये सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना हुआ है, ये चीज़ आपको पता होगा। यही अगर देख ले हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होता है। आयरन में देख ले तो सिर्फ ये आयरन को आई से लिखते हैं, ये सिर्फ अकेले होता है, ठीक है। अगर जल की बात कर ले तो H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो इसके अगर देखें, सोडियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, ये तीनों कहीं ना कहीं दो एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, दो, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग देख लें इसके बारे में, आयरन, तो आयरन डायरेक्टली आपको एक एलिमेंट ही है ये, ठीक है, दो एलिमेंट से मिलकर नहीं बना, क्योंकि ये और मतलब खुद अपने आप में क्या एक एलिमेंट है, तो ये जो है यौगिक नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है, मतलब किस इंडियन स्टेट का कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा है। तो कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा है गुजरात का, ठीक है ना। और ये समुद्री व्यापार सबसे ज़्यादा कहा जाता है गुजरात से ही ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो ये जो है चंबल नदी पे। और चंबल नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि कोटा जो एक शहर है वो भी किस नदी पे है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताना आप लोग कि हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ठीक है ना। कौन कौन सा, जो भी आपको नाम पता होगा मुझे कमेंट करके बताना। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ट्रेन 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करती है और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर देती है। तो ट्रेन की गति निकालो, ठीक है, क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड पता करना है। तो ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, तो ये तो ऑब्वियस हो गया ना कि ट्रेन की स्पीड दोनों कंडीशन में सेम ही होगा, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में सेम होता है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा में टाइम, ठीक है ना। और डिस्टेंस यहाँ पे किसको मानेंगे, टोटल प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस में ट्रेन की लेंथ, ये दोनों को हम लोग जब जोड़ देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो दो कंडीशन है, पहले में 122 मीटर लंबा क्या है प्लेटफॉर्म है, और मान लो x मीटर लंबा ट्रेन है, और डिस्टेंस कितना, टाइम कितना दे रखा है, 17 सेकेंड, ठीक है ना। तो 17, अब मैं जरा छोटा छोटा कर दूं इसको, 122 मीटर प्लस में एक्स ट्रेन की लंबाई इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस बटा में टाइम,
दूसरा का क्या हो जाएगा भाई, दूसरा कंडीशन में 210 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस में x मीटर 210 मीटर लंबा पुल है और x मीटर का ट्रेन है, ठीक है ना, और इसको 25 सेकंड में पार करता है। अब ये दोनों का वैल्यू हो गया स्पीड बटा में टाइम, नीचे टाइम है और ऊपर वाला स्पीड है, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस बटा में टाइम, बिकॉज स्पीड बराबर होता ही यही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा में टाइम। हमको स्पीड निकालना था, इसकी वजह से हमने ऐसा रख लिया, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा आपको 25 को 122 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो 30 50 मिल जाएगा, प्लस में 25x इज इक्वल टू 17 से और 210 को मल्टीप्लाई करोगे तो 35 70 हो जाता है, ठीक है ना, प्लस 17x। अब इसको 25 माइनस 17 कर लो तो 8x हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें से घटा लो तो आपको 520 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या मिल गया आपको 65 मीटर। तो ये तो x का वैल्यू तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि x जो है ये ट्रेन की लंबाई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ट्रेन की लेंथ है, ठीक है ना, x, और हमको x से कोई मतलब नहीं था, हमको ट्रेन का स्पीड चाहिए ना। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा में टाइम, और डिस्टेंस है अपना या तो 122 प्लस x/17 को ले लो या फिर 210 प्लस x/25 को ले लो, किसी को भी लेके आप आंसर ला सकते हो। तो हम इसको लेके चल रहे हैं 122 प्लस 17, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये जो है गाइस स्पीड बराबर तो ये होता है, ठीक है, बट मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। आपको ट्रेन का जब वो मिल ही गया है तो हमको क्या मिला 122 प्लस x था, ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, दोनों सेम चीज़ है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ डिस्टेंस इंटू टाइम, ठीक है ना, ये चीज़ था। चलो स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस तो आपका यही हो गया ना। अब देखो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा 122 प्लस x तो आपका ये डिस्टेंस हो गया और डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो गया। अब स्पीड हमको निकालना है, या तो आप इस तरीके से इसको रख सकते थे जो मैंने, या फिर पहले तरीका बताया 122 प्लस x/17 बराबर, इसमें भी आप x का वैल्यू निकाल के रख लो, सेम चीज़ आएगा। ये चीज़ मैंने बताने के लिए आपको किया इतना, क्योंकि इतना लंबा जाना नहीं था, आप किसी एक चीज़ को फॉलो कर सकते थे, ठीक है ना, या तो आप 210 प्लस x/25 को भी आप लोग ले सकते थे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लेता हूँ 122 प्लस में 65/17, ठीक है, ये आपका स्पीड हो जाएगा। स्पीड बराबर क्या हो गया 7 8 1/17 इज इक्वल टू 11 मीटर प्रति सेकेंड। अब 11 मीटर प्रति सेकेंड भी ऑप्शन में नहीं है, सारे ऑप्शंस किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 11 मल्टीप्लाई करो इसको 18/5 से, अब जाके इसको सॉल्व कर दो 37.5 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 37.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या क्या मैंने किया। देखो मैंने 2-3 तरीका बता दिया था आपको उसके अंदर, इसलिए कंफ्यूज मत होना, जो आपको इजी लगे उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 122 प्लस 65 जो लिया मैंने, उसके जगह पे आप 210 प्लस 65 बटा में 25 भी कर लेते तो सेम आंसर आता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 आदमी एक कुएं को 3 दिन में खोद सकते हैं और 18 वीमेन उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 6 औरतें उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। 3 आदमी और 6 औरत, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखा है। पहला है कि 9 आदमी, ठीक है, एम फॉर मैन, एंड 3 डेज में कर सकते हैं, और औरत जो है 18 औरत मिलके कितने डेज में, 18 वीमेन का हो यहाँ पे, 18 यहाँ पर रुक जाओ, हाँ वीमेन, ठीक है ना, 18 वीमेन कर सकते हैं, जो कितने दिन में 6 डेज में। तो यहाँ पे मैन रेशियो वीमेन निकालोगे तो कट जाएगा ना, ये 9 दूनी 18 और ये 3 दूनी 6, मतलब 4:1 आ जाएगा। तो गाइस देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है 3 आदमी प्लस 6 औरत मिलके इसको x डेज के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पूछ रहा है कितने दिन में, तो मान लो x डेज में। और दूसरा कंडीशन है कि 9 आदमी 3 दिन में कंप्लीट करते थे, या 9 आदमी 3 दिन में, इसका वैल्यू रख लो, या फिर 18 औरत 6 दिन में, किसी को भी रख सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ m का वैल्यू दे रखा है 4 और w का वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 4 प्लस में 6 इंटू 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू, आपको कर लेना यहाँ पे 4 इंटू 3, ठीक है ना। चलो अब देखो गाइज यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे सिंपली देखो, ये हो गया 12 प्लस में 6, ओके, इंटू एक्स है 9 से 36, ठीक है, 36 इंटू 3 कर लो आप, ठीक है, पूरा मत करो ताकि कटाने में हमको आसानी होगा। 18x इज इक्वल टू 36, तो ये 18 दूनी 36 मल्टीप्लाई 3 कर लो, x बराबर 3 दूनी 6। तो वो जो कह रहा था कि 3 आदमी और 6 औरत मिलकर उसको कितने दिन में कर सकते हैं, तो पूरे 6 दिन के अंदर काम को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अपना अपना बनाने का तरीका, डायरेक्टली भी पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन उतना टेबल पढ़ने में तो टाइम वेस्ट करोगे, फिर डिवाइड देने में टाइम वेस्ट करोगे, तो छोटे छोटे तौर पर हम लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं।
ओके। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक फीते की अधिकतम लंबाई जो 95 मीटर है, 228 मीटर और 342 मीटर के माप के कपड़े को सही तरीके से माप सके। ठीक है, देखो जब भी बोलेगा मैक्सिमम लेंथ की मीटर का फीता बताओ, कपड़ा बताओ, कुछ भी बोलेगा तो उनका चुपचाप एचसीएफ निकाल देना आप लोग। ठीक है ना, 95 का, 228 का, ठीक है, यहाँ पे 228 था, ठीक है ना। चलो, और था 342। अब इनका एचसीएफ निकाल दो, जो भी एचसीएफ आएगा वही मैक्सिमम साइज का होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो इनका कितना होगा, 19 हो जाएगा एचसीएफ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 43, 91 और 183 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में एक ही शेषफल प्राप्त हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने पढ़ा था a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। इनका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उनके वैल्यू का एचसीएफ निकाल लो। कहने का मतलब बी, ए माइनस बी को तो नहीं कहते हम लोग, बी माइनस ए कहते हैं, ठीक है ना। इसको देखो मैं ज़रा क्लियर कर दूं, कहते हैं इसको बी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस बी और सी माइनस ए, इस तरीके से लिखते हैं इसको हम लोग। ओके ना, जो बड़ा होता है उसको घटाते हैं। 91 है ना अपने यहाँ पे, 91 माइनस क्या हो जाएगा 43। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है हमको 183 माइनस 91, अब यहाँ पे है 183 माइनस 43 हो जाएगा, 93 नहीं है, ए का वैल्यू 43 है। अब इनको निकालो, क्या हो जाएगा 48, 92 और ये 140 हो जाएगा। अब इनका आप एचसीएफ निकाल दो, आंसर आ जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। एचसीएफ निकालो, 4 आ जाएगा, वही इसका होगा। चलो, इन सब में क्या कर देना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या निकालो जो इतने इतने से इस प्रकार विभाजित करें कि वो मतलब 4 ही सबसे मैक्सिमम संख्या है, जो सबसे डिवाइड करोगे तो तीनों में एक ही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सभी एचसीएफ एलसीएम चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और उतनी ही दूरी से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है, तो कुल यात्रा की औसत गति बताओ। कहने का मतलब डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस बराबर है, आपको एवरेज स्पीड निकालना है यहाँ पे। तो जब भी डिस्टेंस बराबर होता है तो हम लोग स्पीड क्या कहते हैं, 2 इंटू N1 इंटू, या फिर आप यहाँ पे समझ सकते हो N1 ही लेके 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस में S2, हमने पढ़ा था ये चीज़ें, ठीक है। तो 2 इंटू स्पीड 1 क्या है 24, स्पीड 2 है 40। अब इनको जोड़ देंगे तो 64 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 4 से 10 बार में कट जाएगा, 16 चक्के 64, ठीक है। अब ये 4 चक्के 16, 4 छक 24, ये 2 दूनी 4 और 2 थिया 6, पूरा घटा दिया हमने, तो ये 30 आ गया। तो इनका एवरेज स्पीड जो हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा ए है तो उसके विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक स्क्वायर है ये, अच्छा सा थोड़ा बनाता हूँ क्योंकि मेरी फिगर अच्छी नहीं बनती। मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है ना, इनके साइड्स का क्या है, सभी ए। अगर मान लो एक भुजा ए है तो सभी भुजाएं ए हो जाएगी। तो इनका डायगोनल पे एक ये डायगोनल होता है, इसी पे एक हमको स्क्वायर बनाना है, मतलब जितनी डिस्टेंस की डायगोनल है उसी डिस्टेंस का एक वर्ग बनाओ, मतलब डायगोनल के बराबर। तो डायगोनल क्या हो जाएगा ये बताओ, इसका डायगोनल का वैल्यू क्या होता है ये चीज़ बताओ। तो √2a होता है, यही होता है ना, √2a होता है। तो अगर इसका एक साइड √2a है तो चारों साइड √2a हो जाएगा इसके डायगोनल के अकॉर्डिंग। तो इसको एरिया क्या निकालोगे स्क्वायर का, ए मतलब साइड का स्क्वायर होता है, तो √2a का स्क्वायर कर दो, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर। तो 2 इंटू ए स्क्वायर किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री, डिग्री नहीं लिखा बट समझ लो यहाँ पे ऐसे डिग्री में बना दे रहा हूँ, ठीक है। 3 डिग्री यहाँ पे डिग्री है और ये cos 179 डिग्री है। अब इसका आपको आंसर निकालना है, तो इसका आंसर सिंपली हम लोग 0 लिख सकते हैं। क्यों, हमारे पास लॉजिक है। क्या लॉजिक है भाई, इसके अंदर बहुत सारी 1 से लेके 197 तक पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो cos 90 डिग्री भी आएगा इसके अंदर ही हो जाएगा, ठीक है, जिसका वैल्यू 0 होता है। तो आपको 0 से मल्टीप्लाई कर लो किसी भी चीज़ को तो सबका वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा, कहानी खत्म। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, ठीक है ना। मान लो ये है ABC, A, B और C, और बोल रहे हैं tan A बराबर है 4/7। तो बोल रहे हैं 13 sin A और cos A का वैल्यू निकालो। तो हमको देखो tan का बराबर क्या होता है, लंब
बटा में आधार, ठीक है ना, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, P/B होता है। तो P का वैल्यू 4 है और आधार का वैल्यू 7 है, तो हमको H का वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे आप लोग, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, 16 प्लस 49 65, रूट 65 इसका वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है क्या, 13 साइन A इंटू कॉस A, तो 13 इंटू क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, मतलब P/H होता है, तो 4 बटा में रूट 65, मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, B/H होता है, तो 7/60, ठीक है, 65, तो ये क्या हो जाएगा, 13 और 7 से क्या 28, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 13 इंटू 28 बटा में 65, तो 13 5 65, तो ये हो गया 28 बटा में 5, रूट 65 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 65 में बदल जाएगा, तो 28 बटा में 5 इसका राइट आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 की एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है कि इनकी पत्नी मेरी माता की इकलौती पुत्री है। देखो कोई महिला कह रही है कि इनकी पत्नी जो है मेरी माता की इकलौती है, पुत्री है, तो मतलब वो महिला खुद अपने बारे में बता रही है और ये भी कह रही है कि वो मैं उसकी पत्नी हूँ, तो उस महिला से ऑब्वियस है कि उसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है ना। चलो कहानी खत्म, इसके अंदर कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक आदमी 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, बाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर घूमता है, ठीक है, और 15 किलोमीटर चलता है, अंततः वह फिर बाईं ओर घूमता है। तो बोल रहा है और 5 किलोमीटर चलता है, तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, समझो यहाँ पे पहले क्या कह रहा है कि वो नॉर्थ में कितना जा रहा है, फिर एक आदमी 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, 7 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, जरा मैं इसको छोड़ के यहाँ से बनाता हूँ। 7 किलोमीटर जाता है, यहाँ से वो लेफ्ट जाता है 5 किलोमीटर, तो लेफ्ट अपना इधर होगा 5 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से फिर जाता है कितना, बाईं ओर घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है, तो 15 पूरा आ जाएगा, 7 से ज़्यादा होगा ना ये 15 किलोमीटर। यहाँ से फिर लेफ्ट घूमता है और 15 क्या जा रहा है, 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है, मतलब इसके जस्ट पैरेलल हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो अभी बी पे आ गया ए से, तो डिस्टेंस कितना होगा, ऊपर से नीचे तक 15 है, तो ये 15 माइनस 7 कर लो तो 8 किलोमीटर हो गया ना, तो 8 किलोमीटर। अब ये डायरेक्शन पूछता तो किस डायरेक्शन में होता भाई, साउथ में होता है ना, पहले वाले के अकॉर्डिंग, बट डायरेक्शन नहीं पूछा, कभी कभी एग्जाम में वो भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक विकल्प, उस विकल्प का चयन करो। देखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि पहले कौन आएगा, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे कौन आएगा, यही काम करना है, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, ठीक है ना। प्रिस्टीन, प्रीसियस, प्रेशर और प्रिज्यूम और प्रीकॉशन, ठीक है ना। तो हम लोग डिक्शनरी में पढ़ते हैं कि पी आर के बाद इसमें आई है, बाकी सब में ई है, तो पहले ई आता है कि आई आता है, बोलेंगे कि ई आता है, ठीक है। तो ई के बाद इसमें और इसमें एस है, 5 में और 4 में क्या है, सी है, और सी के बाद इसमें आई और इसमें ए है, तो अब ये देखिए पहले 5 आएगा क्योंकि ए आता है पहले, तो 5 के बाद क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सी है और 2 में भी सी है। फिर हम 3 4 में देख लेते हैं क्या होगा, हम एक को तो लेंगे नहीं क्योंकि पी आर के बाद उसमें आई है और 3 4 में ई है, ठीक है ना, तो पहले ई वाला होगा। तो इसमें डबल एस है और इसमें क्या है, एस के बाद यू है, तो पहले तो एस आता है ना, बाद में यू आता है, तो 2 के बाद 3 होना जरूरी है, फिर 4 फिर 1, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं होगा। और डिक्शनरी वर्ड करके मैंने रीजनिंग की प्लेलिस्ट में कंप्लीट, देखो रीजनिंग की प्लेलिस्ट वर्बल प्लस में नॉन वर्बल दोनों की प्लेलिस्ट है, 2021 मैथ 2021 प्लेलिस्ट है, दोनों का लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन में दिया, सभी को जाके देख लेना, कहीं से भी छूटेगा नहीं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का एक तार्किक, देखो ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको नहीं सजाना है, बोल रहा है तार्किक और सार्थक क्रम में सजाओ, ये चीज़ हमेशा देखना, पहले वाले क्वेश्चन में दिया था कि सब आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग सजाना है, और इसमें दे रखा है कि तार्किक और सार्थक अकॉर्डिंग समझाओ, ठीक है, मतलब लॉजिकल, कि एक्चुअली पहले कौन आएगा छोटे से बड़े की तरफ। एग्जाम में हो सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर दे दे, डिसेंडिंग ऑर्डर दे दे, नहीं भी दिया है तो आपको हमेशा क्या करना है, बढ़ते क्रम में देना है, असेंडिंग ऑर्डर में देना है। सबसे छोटा पहले क्या होगा, मिलीग्राम होता है, तो मिलीग्राम 4 नंबर पे होता है, मिलीग्राम के बाद होता है ग्राम, ग्राम से बड़ा होता है किलोग्राम, किलोग्राम से बड़ा होता है क्विंटल, और क्विंटल का मतलब क्विंटल से बड़ा होता है टन, ठीक है। तो 43215 कहाँ पे है, 43215 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है ना, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है कि 4 9 16 25, ठीक है, 4 9 16 25, तो अगला क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है, और 4 का स्क्वायर 16 है, और 5 का स्क्वायर क्या है 25 है, तो अगला 6 का स्क्वायर आएगा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 36 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है इसमें। आगे देखते हैं क्या है। 21 कह रहा है कि 720 मिनट पर एक घड़ी की बड़ी और छोटी सुई के बीच कितने अंश का कोण है। देखो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है, समझ लो,
जब घड़ी में टाइम 7:20 हो रहा होगा तो मतलब आवर्स और मिनट के जो एंगल होते हैं उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है ना, और कुछ नहीं। तो एंगल फाइंड आउट करने का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता है तो फिर समझ लो, 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम बटा में 2, मतलब 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 20 बटा में 2, ठीक है ना, ये 60 है। ओके, 7 6 42 हो जाएगा। ओके, ये क्या हो गया 22। अब ये कटा लो, 200 बटा में 2 मतलब 100 डिग्री का एंगल बनेगा आवर्स के बीच में और इसके बीच में, ये मिनट वाले सुई के बीच में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसको बताओ किन दो साइन को अगर एक्सचेंज करेंगे हम लोग तब जाके ये 996 के बराबर ये वाला इक्वेशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 966 है, 966 है ये, ठीक है ना, 66 है लास्ट में। देखो आप पहले वाले को देखो, प्लस के जगह पे माइनस कर दो और माइनस की जगह प्लस कर दो, करके देखो क्या वैल्यू आता है। अगर 966 आता तो ठीक है, नहीं आता तो बी को करके देखो, ठीक है। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर इसका बी ही सही है, ठीक है ना। देखो माइनस और डिवाइड को चेंज करेंगे, 16 प्लस में 31 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 93 माइनस 11, इसका वैल्यू 966 के बराबर आ जाएगा। कैसे, 16 31 बटा में 3 मल्टीप्लाई 93 माइनस 1 11, तो ये कट गया, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है ना। अब ये क्या था, ये भी क्या था 31 था, तो हमको 16 प्लस में 31 का स्क्वायर निकालो आप लोग, तो 31 का स्क्वायर होता है 961, क्योंकि 31 इंटू 31 क्या हो जाएगा 961 इतना। अब इसको जोड़ दो आप लोग, क्या हो जाएगा 9 7 7 माइनस 11, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 966। तो ठीक है भाई, RHS बराबर LHS हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है अपना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि बताओ बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट एंड वुड, मतलब लकड़ी, ठीक है ना, भवन निर्माण सीमेंट और लकड़ी में आपको एक वेन डायग्राम चूज करना। देखो लकड़ी का और सीमेंट का दोनों का यूज होता है घर को बनाने में बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत, ठीक है, तो यही जो है आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 है कि आज सोमवार है, ठीक है, तो आखिरी बुधवार को तारीख 27 तारीख था, 27 दिसंबर था 1989, तो आज की डेट क्या है। देखो बुधवार को क्या था भाई, वेडनेसडे को 27 दिसंबर था और 1989 था, और आज क्या है मंडे है, तो बीच में कितना दिन हुआ 28 29 30 31, ठीक है। अब डेज काउंट कर लो, ठीक है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और ये मंडे, तो यहाँ पे कितना दिन हो जाएगा, एक डेज। ओके, मतलब एक डेज का मतलब अब ये दिसंबर खत्म हो गया, ये जनवरी स्टार्ट हो गया, ये पहला दिन हो गया इस ईयर का, और ये 1990 हो जाएगा, 1 जनवरी 1990 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक्स एफ बी है, यू जी डी है, तो आर आई जी, यहाँ पे समझ लो एक्स एफ बी यू जी डी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स के बाद देखो यू, तो यू पहले आता है कि एक्स आता है, तो अभी से पहले यू आता है, तो कितना जोड़ा हमने, पीछे से अगर देखें तो इधर से भी डब्ल्यू एक्स 3 ऐड किया है, ठीक है। वही काम आप सबके अंदर करो, इधर से अगर देखेंगे ओ के बाद क्या है पी क्यू आर प्लस 3 किया है पीछे से, या फिर आप इधर से देख लो, इसमें माइनस कर दो 3 तो यू आ जाएगा, इसमें माइनस कर दो 3 तो आर आ जाएगा, इसमें माइनस कर लो तो 3, जो भी आ जाएगा ओ में -3 कर लो, 15 - 3 इज इक्वल टू 12, 12 नंबर पे आता है एल, ठीक है ना। तो आ गया आपका एल पहले आ गया, फिर एफ के बाद क्या है जी है, ठीक है, एफ के जस्ट बाद जी आता है +1, जी के बाद क्या है 2 प्लस किया है तो आई आया है, आई में +3 किया है तो एल आया है, और एल में क्या करोगे +4 करोगे तो क्या आएगा 16, 16 नंबर पे क्या आता है पी, तो एल के बाद पी किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विच बॉक्स कम्स नेक्स्ट द सीक्वेंस, मतलब कौन सा ऊपर का जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग नीचे वाला ऑप्शन में से कौन सा अगला होगा, ठीक है, जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, उसमें से कौन सा बॉक्स अगला आएगा इस सीक्वेंस के बाद। देखो गाइस इसके अंदर तो एक चीज़ ध्यान देना, पहले तो ये समझ लो कि अगला जो होगा डार्क वाला फिगर होगा। रीज़न क्या है गाइस, ये वाला फिगर नहीं होगा, रीज़न इसका क्या है, पहले 2 डार्क हैं बाद में 2 खाली वाले हैं, तो अगले 2 फिगर जो आएंगे वो डार्क वाले आएंगे, ठीक है। तो पहला तो यहाँ समझ में आएगा कि बी और डी में से दोनों में से कोई नहीं होगा, तो होगा क्या, अब देखो ये सर्कल यहाँ पे था, फिर थोड़ा सा आगे गया यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है ना, फिर क्या गया क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एक पोजीशन चेंज कर रहा है, तो अभी जब यहाँ पे है तो ये आगे जाके कहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो फिगर बना है ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, फिर बोल रहा है कि इसमें से ABCD में से इसके बाद अगला सीरीज क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। देखो पहले क्या था, एक स्क्वायर था, बस कुछ नहीं था, स्क्वायर था, ठीक है। इसके बाद एक सर्कल आया और स्क्वायर को अंदर ले गया। उसके बाद इस सर्कल को भी एक बड़े वाले स्क्वायर में डाल दिया गया, ध्यान से देखो इसके अंदर, ठीक है ना, और ये डार्क है। फिर इसके बाद एक क्या आ गया, सर्कल आ गया। अब इसके बाद सर्कल के ऊपर क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मतलब वर्ग होना चाहिए। तो वो वर्ग किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है ना। चलो, और वर्ग ऑप्शन नंबर ए के अंदर भी है, तो हम ए को क्यों नहीं लेंगे, इसका रीज़न है कि स्क्वायर जब भी आ रहा है तो वो डार्क वाला आ रहा है, ठीक है ना, खाली वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बी को ही हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि इसके बाद जो है इन ऑप्शंस में से कौन सा यूज़ होगा। ध्यान से देखो, पहले अगर फिगर में इसको हम देखें, इसके अंदर तो जो नीचे का एरो जो है वो क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, पीछे की ओर, ठीक है। कहाँ जा रहा है भाई, पीछे की ओर जा रहा है। देखो पहले से, लेकिन ध्यान दो, पहले से दूसरे में जो गया है वहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 ये 4 पोजीशन के अलावा इन 4 को भी पोजीशन माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ था, फिर दूसरे वाले में कहाँ चला गया भाई, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मतलब दूसरे दो मतलब एक को गैप करके गया है, और तीसरे वाले में देखो यहाँ पे आया है। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ये जो एरो है ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है ना, अल्टरनेट करके, एक बार एक गैप कर रहा है, अगली बार दूसरे स्थान पे जा रहा है, फिर जस्ट नज़दीक जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये स्क्वायर में बना दूँ, ये जो है अभी दूसरे वाले में गया है यहाँ पे, ठीक है, जबकि ये वाला पोजीशन छोड़ के गया है, और तीसरे वाले में गया है यहाँ से यहाँ पे आ गया, मतलब इसके बाद जस्ट छोड़ा नहीं है कोई भी पोजीशन। और अगले वाले फिगर में देखो, ठीक है ना, इसके बाद अगर देखें जब यहाँ पे था तो इसको यहाँ पे आना चाहिए ना, लेकिन ये यहाँ पे आया है इस वाले फिगर के अंदर। तो मतलब एक पोजीशन छोड़ा है और इसके अंदर जस्ट उसके नज़दीक आया है। तो अगला जो भी स्क्वायर होगा, अगर ये यहाँ पे था ना तो इसके बाद ये यहाँ पे आना चाहिए। समझ में आया ना। तो कहने का मतलब अगला जो स्क्वायर होगा वो उसके यहाँ पे नहीं होके कहाँ होना चाहिए, देखो गाइज, वो यहाँ पे होना चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि हमको एक घर छोड़ना भी है, ठीक है ना। तो एक घर छोड़ेंगे तब जाके ये नीचे की तरफ एरो होगा, नीचे की तरफ एरो किसमें बी और सी में। अब इसके अलावा एक चीज़ और समझो, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, एक एक पोजीशन आगे बढ़ते जा रहा है क्लॉकवाइज की तरफ। तो इसके बाद देखो, जब यहाँ पे जब था ही तो अगली बार कैसे आएगा, तो ये यहाँ से निकलेगा और ये नीचे एरो इसमें होगा। तो ये चीज़ देखो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखते तो समझ में आ जाता है आपको ये वाला। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। ये चीज़ बताओ इसमें से अगला फिगर कौन सा आएगा इसके अकॉर्डिंग। देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, ये पहले स्क्वायर है, देखो सब कुछ 1 2 3, या फिर मैं आपको नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, 1 2 3 4। अभी देखो 4 फिगर है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, इसमें दिख रहा होगा आपको, 4 के बाद जब भी जो भी फिगर पहले स्थान पे जा रहा है उसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है, मतलब फिगर का जो है एंगल चेंज हो जा रहा है, वो इमेज उसको मिरर इमेज बना दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना, जब भी वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है उसको इमेज बना, मतलब उसका प्रतिबिंब बन जा रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम भेजें आगे तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और एरो नीचे आ जाएगा, टी यहाँ पे रहेगा, और जो नीचे से ऊपर जाएगा अब उसका इमेज बन के कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो वो किसके अंदर है ये भी चीज़ हमको देखना होगा, वो चीज़ बी के अंदर है। सी के अंदर टी को उल्टा रखा गया है, जो कि गलत बात है, क्योंकि टी का एक बार तो क्वेश्चन में ही इसी के अंदर देखो यहाँ पे इमेज बन गया है यहाँ से, तो हमेशा टी वैसे ही आएगा जब तक ये 4 से 1 पे नहीं जाएगा। तो बी जो है इसके अकॉर्डिंग 29 में सही आंसर है। सॉरी बी नहीं, 29 में डी जो है सही आंसर है, क्योंकि डी जो है सही आंसर है। रीज़न क्या है कि हमको इसका भी क्या करना है, इसका इमेज बनाना है, ठीक है ना। डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये इस तरीके से बनना चाहिए, नीचे था ना ऑलरेडी है। चलो, तो डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है, इसको तो देखते देखते आंसर कर दिया होगा आपने कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबके अंदर ऐसे 8 लगे हुए हैं जो भी साइड है, और सब में इक्वली बांटे हैं, डिवाइडेड है, लेकिन बी के अंदर जो है सभी 8 जो साइड से निकले हुए हैं एक ही साथ लगाए हुए हैं, ठीक है ना। तो बी यहाँ पे डिफरेंट है। सो गाइस कमेंट करके बताना कि टोटल अभी तक कितने क्वेश्चन 30 में से आपने सही किए,
और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कितना आपने सही किया। वैसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पे 2 बार 3 बार बना रहे हो। नेगेटिव मार्किंग करके कमेंट सेक्शन में बताना। और ज़्यादा ज़्यादा कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ, परीक्षा पे सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है गाइज। और ये कोड यूज़ कर लेना एग्जाम में A2Z50, ताकि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और वीडियो को लाइक भी कर देना।